हेलो बच्चों, सुभागी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को कक्षा 11 का समाजशास्त्र पढ़ाने जा रहा हूँ। समाजशास्त्र का अध्याय 2, समाजशास्त्र में प्रयुक्त शब्दावली, संकल्पनाएं एवं उनका उपयोग, ये पाठ का नाम है। आज हम पढ़ेंगे इस पाठ से, इस अध्याय से समूह के बारे में। समूह क्या है, यानी ग्रुप। तो सामान्य बोलचाल की भाषा में, जैसे कि हमने आपको बता दिया था समाज के बारे में इसके पहले, समाज और समूह समानार्थी समझा जाता है, लेकिन समाजशास्त्र इन दोनों की अवधारणाओं को अलग करता है कि समूह अलग है और समाज अलग है। देखने में एक जैसा क्यों है? क्योंकि समाज में भी दो या दो से अधिक लोग जहाँ पे मिलते हैं, उनके आपसी संबंध मिलते हैं, तब जाके एक समाज का निर्माण होता है। तो ठीक उसी तरह से ग्रुप यानी समूह में भी दो या दो से अधिक जब व्यक्तियों का एक समूह होगा तो वहां पर उसे हम क्या कहते हैं? समूह। लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि समाज होता है वह सामाजिक संबंधों का अध्ययन है, सामाजिक संबंधों की व्यवस्था है, लेकिन समूह जो है वह व्यक्तियों का एक समूह होता है। तो इस तरह से यह कथन अत्यंत ही प्राचीन और प्रामाणिक है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। लेकिन मौलिक प्रश्न यह उठता है कि मनुष्य सामाजिक प्राणी क्यों है? कौन सी ऐसी परिस्थितियां, कौन सी ऐसी दशाएं हैं जो मनुष्य को सामाजिक प्राणी बनाती हैं अथवा उसे सामाजिक प्राणी बनने के लिए बाध्य करती हैं? संसार में बहुत से ऐसे जीवधारी हैं जिनमें से मानव ही सबसे सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। मानव की सर्वश्रेष्ठता के आधार पर उसकी चेतन, उसकी सोचने समझने की क्षमता, उसकी जागरूकता के आधार पर उसे अन्य प्राणियों से अलग किया गया है। अलग क्यों किया गया? क्योंकि उसके आपसी संबंध, लोगों से आपसी मेलजोल, उसकी जागरूकता, उसकी चेतन उसे अन्य प्राणियों से अलग करती है। चेतना और जागरूकता के कारण वह अन्य प्राणियों के साथ संबंध स्थापित करता है। उसके अंदर सामाजिक संबंधों का विकास होता है और यही संगठन मनुष्य में सामूहिकता को विकसित करता है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, उसकी अनंत आवश्यकताएं होती हैं, उसे भौतिक प्राणी भी कहा जाता है। उसकी आवश्यकताएं अनंत हैं। वो इन प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके अपने हाथों की कलाकारी से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और पूर्ति करने का प्रयास और भी नए तरीकों से दिन प्रतिदिन करता आ रहा है। कारण यह है कि उसके पास साधन और शक्ति जो होते हैं वह सीमित हैं। वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ग्रुप का सहारा लेता है, यानी समूह बनाता है। और समूह के साथ साथ उसको समूह में रहकर ही उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, समूह में उसकी सहायता मिलती है, उसे मनोबल मिलता है कोई काम करने में, जिसके द्वारा वो किसी काम को करने के लिए एक समूह का निर्माण करता है। समूह क्या है? व्यक्तियों का समूह है। समाज क्या है? सामाजिक संबंधों की एक व्यवस्था होती है। यानी सामाजिक समूह मानव की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। वह समूह के बिना रह नहीं सकता। जिस प्रकार से मछली जो है पानी के बिना नहीं रह सकती, उसी प्रकार से मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह समूह के बिना जीवित नहीं रह सकता है। समूह के बिना उसकी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो सकती हैं और उसके अस्तित्व की रक्षा भी नहीं हो सकती हैं। तो इस तरह से कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जो मनुष्य को सामाजिक बनने के लिए बाध्य करती हैं। आइए बताते हैं कि सामाजिक समूह क्या है।
सामाजिक समूह। समाज और समूह दोनों मिलकर क्या बनाती है? सामाजिक समूह। ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक होता है सामाजिक और दूसरा समूह। अब सामाजिक का अर्थ हुआ सामाजिक संबंध, समाज से संबंधित। सामाजिक का अर्थ हुआ समाज से संबंधित और समूह का अर्थ हुआ दो या दो से अधिक व्यक्तियों का समूह। इस प्रकार से दो या दो से अधिक व्यक्तियों का संगठन को हम सामाजिक समूह कहेंगे। तो इस तरह से इसका अर्थ हुआ, समूह का अर्थ हुआ दो या दो से अधिक व्यक्तियों अथवा वस्तुओं की एकता से है। समूह की कुछ परिभाषाएं समाजशास्त्रियों के अनुसार दिए गए हैं। पहला, बोगार्ड्स के अनुसार बोगार्ड्स जो है एक प्रसिद्ध समाजशास्त्री हैं। ये समूह, सामाजिक समूह की परिभाषा कैसे दे रहे हैं समूह की, कि समूह किसी वस्तु या इकाइयों की संख्या है जो एक दूसरे से निकट स्थित होती हैं, वही क्या कहलाती हैं? समूह। बोगार्ड्स कह रहे हैं कि समूह किसी व्यक्ति या किसी व्यक्ति या इकाइयों की संख्या होती है जो एक दूसरे के निकट स्थित होती है। अब दूसरे समाजशास्त्री हैं शेरिफ एवं शेरिफ के अनुसार शेरिफ एवं शेरिफ समाजशास्त्री क्या बता रहे हैं कि समूह एक सामाजिक इकाई जिसका निर्माण, समूह जो है एक सामाजिक इकाई यानी समाज का एक हिस्सा है। इकाई मतलब भाग, समाज का एक हिस्सा है जिसका निर्माण ऐसे व्यक्तियों से होता है जिनके बीच कम या अधिक मात्रा में निश्चित स्थिति एवं कार्य विषयक संबंध स्थापित होते हैं, उनके बीच आपसी संबंध होते हैं। अब शेरिफ के अनुसार इन्होंने क्या बताया कि समूह एक सामाजिक इकाई है, समाज की एक भाग है जिसका निर्माण व्यक्तियों के द्वारा, ऐसे व्यक्ति जिनके बीच कम या अधिक मात्रा में निश्चित स्थिति एवं कार्य विषयक संबंध होते हैं। अब हम पढ़ेंगे समूह की परिभाषा, यानी समूह की परिभाषा क्या है। समूह की परिभाषा यह है कि समूह दो या दो से अधिक व्यक्तियों अथवा वस्तुओं की एकत्रीकरण है। जब इन दो या दो से अधिक व्यक्तियों अथवा वस्तुओं में जागरूकता अथवा चेतन का विकास हो जाता है तो इसे हम समूह का नाम दे देते हैं। तो इसे समूह के नाम से जाना जाता है। सामाजिक समूह की परिभाषाएं विभिन्न समाजशास्त्रियों के अनुसार अलग अलग हैं। सामाजिक समूह की परिभाषा को ग्रीन के अनुसार समाजशास्त्री हैं ग्रीन, क्या बता रहे हैं कि समूह व्यक्तियों का वह संग्रह है जो अस्थाई है। क्या है? व्यक्तियों का एक समूह जो है व्यक्तियों का एक संग्रह है जो अस्थाई है, जिसके एक या अधिक सामान्य हित या क्रियाएं संगठित होती हैं। यानी समूह का निर्माण कैसे होता है, क्योंकि हमने पहले ही आपको बताया कि मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत होती हैं, वह अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए समूह का निर्माण करता है। यानी जिसके सामान्य हित होते हैं, हित का मतलब होता है भलाई, उसकी सामान्य अपनी अलग अलग जो होते हैं, क्योंकि मनुष्य सामाजिक प्राणी, उसकी आवश्यकताएं होती हैं, वह समाज में रहकर ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो किसी भी समूह का निर्माण के लिए उसके सामान्य हित होते हैं। अब दूसरा है हर्टन के अनुसार क्या कह रहे हैं, प्रोफेसर हर्टन समाजशास्त्री हैं, कह रहे हैं कि
समूह जो होता है व्यक्तियों के संग्रह अथवा श्रेणियों होती हैं, जिसमें सदस्यता एवं अंतः की क्रिया होती है। हार्टन कह रहे हैं कि इसमें इस समूह में जितने भी लोग होते हैं उनकी क्या होती है, सदस्यता होती है। अब है तीसरा है बोगार्डस के अनुसार। बोगार्डस क्या बता रहे हैं, बोगार्डस कह रहे हैं कि सामाजिक समूह अनेक व्यक्तियों की एक संस्था के रूप में सोचा जा सकता है। जो होता है बोगार्डस कह रहे हैं कि सामाजिक समूह जो होता है अनेक व्यक्तियों का एक समूह है जिसे संस्था के रूप में सोचा जा सकता है, जिसमें कुछ रुचियां और एक दूसरे को प्रेरित करते हो, जिनमें क्या हो, एक रुचि हो जो एक दूसरे को प्रेरित करती हो। अब है चौथा है मैकाइवर के अनुसार। मैकाइवर जो समाजशास्त्री है, मैकाइवर कह रहे हैं कि समूह से हमारा अर्थ है मनुष्यों की किसी एकत्रीकरण से है जो आपस में सामाजिक संबंधों के कारण एक दूसरे के निकट रहते हैं। यानी समूह का मतलब कि जिसमें व्यक्ति एक दूसरे के निकट रहते हैं, जिसमें सामान्य हित होता है, उसे हम क्या कहते हैं, सामाजिक समूह। अब है पांचवा आगबर्न एवं निमकाफ के अनुसार। अकबर और निमकाफ क्या कर रहे हैं, सामाजिक समूह क्या है, सामाजिक समूह जब कभी दो या दो से अधिक व्यक्ति एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वहां एक सामाजिक समूह का निर्माण होता है। अकबर निमकाफ क्या कर रहे हैं कि जब कभी दो या दो से अधिक व्यक्ति एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो एक समूह का निर्माण होता है। अब है छठवां है एल्ड्रिन और मेरिल के अनुसार। एल्ड्रिन और मेरिल क्या कह रहे हैं, एल्ड्रिन और मेरिल कह रहे हैं कि सामाजिक समूह दो या दो से अधिक व्यक्तियों, एल्ड्रिन और मेरिल कह रहे हैं कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों का जो मेल होता है, समूह होता है, जिसे परिभाषित किया जाता है कि जहां दो या दो से अधिक व्यक्तियों का एक समूह बन जाए जिसके सामान्य हित हो, जिसके सामान्य कार्य हो, जो एक दूसरे को प्रेरित करते हो, उसे हम समूह का नाम देते हैं, उसे ही हम समूह कहेंगे। अब हम पढ़ेंगे समूह की परिभाषा के बाद समूह की विशेषता। समूह की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। पहला, समूह की पहली विशेषता है कि दो या दो से अधिक व्यक्ति समूह में क्या होते हैं, दो या दो से अधिक व्यक्ति। क्योंकि हमने आपको पहले बताया कि समूह का निर्माण कोई अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता। सामाजिक समूह की मौलिक विशेषता यह है कि सदस्यों की संख्या इसमें क्या होनी चाहिए, दो या दो से अधिक, क्योंकि कोई भी अकेला व्यक्ति न ही कोई संगठन बना सकता है न ही समूह का निर्माण कर सकता है। तो इसमें क्या होने चाहिए, पहली विशेषता कि इसमें व्यक्तियों की संख्या कितनी होनी चाहिए, दो या दो से अधिक। अब दूसरी विशेषता है सामाजिक संबंध।
सामाजिक संबंध, इसमें पारस्परिक संबंध भी कहा जाता है। इस समूह को, सामाजिक समूह को पारस्परिक संबंध भी कहा जाता है। इसका तात्पर्य है कि समूह के प्रत्येक सदस्यों के बीच परस्पर क्या होने चाहिए? परस्पर संबंध होना अनिवार्य है। इस सामाजिक संबंध में परस्पर संबंध होना अनिवार्य है। तीसरा है, सामाजिक संबंध के बाद तीसरा है प्रत्यक्ष संबंध। प्रत्यक्ष संबंध, प्रत्यक्ष संबंध का मतलब आमने सामने के संबंध। प्रत्यक्ष संबंध के लिए सदस्यों की शारीरिक समीपता का होना अनिवार्य है। इसमें इसे आमने सामने का संबंध भी कहा जाता है। और चौथा है, चौथी विशेषता है अप्रत्यक्ष संबंध। अप्रत्यक्ष संबंध क्या है? यानी प्रत्यक्ष संबंध के लिए सदस्यों में शारीरिक समीपता की आवश्यकता होती है, लेकिन अप्रत्यक्ष संबंध में समूहों के अप्रत्यक्ष संबंध भी समूहों का निर्माण करते हैं। अप्रत्यक्ष संबंध के लिए जैसे टेलीविजन, पत्र, रेडियो, टेलीफोन, इसके द्वारा भी लोग जुड़े रहते हैं। इससे भी समूह का निर्माण होता है। इसे हम अप्रत्यक्ष संबंध कहते हैं, क्योंकि इसमें व्यक्ति जो होते हैं वह समीप नहीं होते हैं, वह दूर दूर होते हैं। वह टेलीफोन, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन के द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। अब है पांचवा है एकता की भावना। सामाजिक समूह की पांचवी विशेषता है एकता की भावना। यानी समूह में क्या होना चाहिए? यूनिटी, एकता होना चाहिए। समूह में सदस्यों के बीच एकता की भावना पाई जाती है। इसका एक आधार चेतना होता है कि व्यक्ति में एक दूसरे के बीच किस तरह से संबंध हैं, आपस में किस प्रकार का मेल जोल है, वही क्या है? सामाजिक संबंध। और यही सामाजिक संबंध उन्हें एकता की भावना में जोड़ता है। और जब किसी भी समूह में, किसी भी संगठन में जब एकता की भावना होती है, सामान्य हित होते हैं, उनके उद्देश्य होते हैं, तो उस समूह के कार्य, उद्देश्य तभी जाकर पूरे होते हैं। किसी भी समूह में जब एकता की भावना होगी तभी उस समूह के उद्देश्य पूर्ण होते हैं। जहां पर एकता की भावना नहीं होता है जिस समूह में, वहां पर उसके उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हो पाती है। इसमें जो होती हैं दो प्रकार की चीजें होती हैं, चेतन और अचेतन, यानी सोचने और समझने की क्षमता। अब है छठवां, सामान्य समझ। समूह की छठवीं विशेषता है सामान्य समझ। सामाजिक समूह में सदस्यों में सामान्य समझ होना अनिवार्य है। प्रत्येक समूह के सदस्य जो होते हैं वह कुछ सामान्य हित के लिए काम करते हैं, कुछ उद्देश्यों को लेकर काम करते हैं, इसलिए उनके बीच सामान्य समझ का होना अनिवार्य होता है। तो ये था समूह की विशेषता। अब हम आपको बताएंगे समाज के जो समूह है, इस समूह की सातवीं विशेषता। सातवीं विशेषता है परस्पर सहयोग। परस्पर सहयोग का मतलब होता है एक दूसरे का सहयोग करना, क्योंकि सहयोग के अभाव में कोई भी संस्था, कोई भी समूह काम नहीं कर सकता।
इसका अस्तित्व भी नहीं रहेगा। किसी भी समूह या किसी भी संस्था का अगर एक दूसरे में पारस्परिक सहयोग की भावना नहीं रहेगी तो वहां पर हम किसी समूह या संस्था की कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए कहा जाता है कि सहयोग, जो सहयोग है वो सामाजिक समूह का क्या होता है, एक आधार होता है, बेस होता है। अगर आपस में किसी भी समूह में, किसी भी संगठन में अगर पारस्परिक सहयोग नहीं है तो उस समूह की, उस संस्था की, उस संगठन की हम कल्पना नहीं कर सकते। क्योंकि प्रत्येक जीवधारी की अपनी अलग अलग आवश्यकताएं होती हैं। वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कभी एक दूसरे की सहयोग की भी आवश्यकता होती है। तो किसी भी समूह में, किसी भी संगठन में सहयोग की भी आवश्यकता होती है। आठवीं समूह की आठवीं विशेषता है एक सामाजिक संरचना। एक सामाजिक संरचना यानी सामाजिक नियंत्रण समूह का आधार है। किसी भी समूह में, किसी भी संस्था में, किसी भी संगठन में एक नियंत्रण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नियंत्रण। बिना नियंत्रण के अभाव में समूह का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। जिस प्रकार से हम लोगों के शरीर में मस्तिष्क जो होता है सभी अंग तंत्रों को नियंत्रित करता है, किसे क्या काम करना है, सारी चीजों का निर्णय लेता है, उसी प्रकार से किसी समूह में, किसी संगठन में क्या होना चाहिए? नियंत्रण होना चाहिए। नियंत्रण ही क्या करता है? उस समूह की रक्षा करता है, उस समूह के अस्तित्व की रक्षा करता है। उसी नियंत्रण में रहकर समूह के सभी सदस्य काम करते हैं। 10वां है 9वां, हम की भावना। हम की भावना का क्या मतलब है? समूह के सदस्यों में हम की भावना पाई जाती है। हम की भावना के कारण ही समूह के सभी सदस्य एक दूसरे की सहायता करते हैं। हम की भावना का मतलब यह हो गया कि अगर ये भावना नहीं रहेगा तो व्यक्ति उस समूह का सदस्य अपने आप को नहीं समझेगा। जब हम की भावना रहेगी तो वह सदस्य जो होता है, उस समूह का जो सदस्य है, उस संगठन का, वह अपने को उस समूह का या उस संगठन का एक सदस्य समझेगा। तो इस तरह से हम की भावना से ही व्यक्ति जो होते हैं वह एक दूसरे का सहयोग करते हैं। 10वां विशेषता है कि आदर्श नियम। आदर्श नियम क्या है? आदर्श का मतलब होता है अच्छा। नियम किसी भी समूह या संगठन को आगे बढ़ाने, उनके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कुछ नियम बने होते हैं। समूह में उन नियमों को, प्रत्येक सदस्य को उन नियमों को पालन करना पड़ता है। प्रत्येक समूह के अपने नियम अलग अलग होते हैं। वो नियम और कानून जो होते हैं वह उनकी व्यवस्था जो होते हैं, उनके नियम और कानून को, प्रत्येक समूह के या संगठन के अपने अलग अलग नियम और कानून होते हैं। उन नियमों और कानूनों को ही उस समूह के लिए क्या नाम दिया जाता है? आदर्श नियम। अब 11वां है समान व्यवहार। समान व्यवहार का मतलब ये हो गया कि समूह के जितने भी सदस्य होते हैं उनमें आपस में क्या होना चाहिए? समानता का व्यवहार होना चाहिए। क्योंकि समूह में जो व्यक्तियों की संख्या जो होती है वो अधिक होती है। समूह जो होते हैं व्यक्तियों की संख्या अधिक होती है। जैसे हमारा परिवार ही है, परिवार भी एक समूह है। अब परिवार में कुछ छोटे लोग हैं, कुछ युवा हैं, कुछ बुजुर्ग हैं, कुछ नौजवान हैं। तो उनमें जब समानता का व्यवहार नहीं रहेगा तो परिवार में एक साथ रहना संभव नहीं हो पाएगा।
तो सभी लोगों की, परिवार में सभी लोगों की आवश्यकताएं क्या होती हैं? अलग अलग होती है। बच्चों की आवश्यकताएं हैं पढ़ाई लिखाई खेलकूद से संबंधित चीजें। तो इस तरह से समान व्यवहार, जो उस समूह के, उस संगठन के मुखिया जो होते हैं, वह सभी लोगों की आवश्यकताएं और उनकी जरूरतें को समझते हुए उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं? समान व्यवहार करते हैं। अब उस समान व्यवहार के कारण ही समूह का अस्तित्व रहता है। लेकिन कुछ ऐसे भी समूह हैं जिनकी सदस्यता अनिवार्य होती है। जैसे परिवार है, परिवार में रहना अनिवार्य है, तो परिवार की सदस्यता अनिवार्य होती है। लेकिन कुछ ऐसे भी समूह हैं जिनकी सदस्यता अनिवार्य नहीं होती। जैसे स्कूल, अगर आप विद्यालय में अपना एडमिशन लेते हैं तभी आप विद्यालय के स्टूडेंट्स हैं। अगर एडमिशन नहीं लेते हैं तो आप विद्यालय के स्टूडेंट नहीं है। तो ऐसे में कहीं कहीं पे जो होता है जरूरी होता है, परिवार में रहना जरूरी है, तो वहां के आप सदस्य हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जहां उसके लिए उसकी सदस्यता का ग्रहण करना जरूरी नहीं है। जैसे कि आप क्रिकेट खेलना नहीं जानते हैं, तो अगर कहीं क्रिकेट हो रहा है तो उस खेल में अपनी आप भूमिका नहीं निभा पाएंगे। तो इस तरह से हमने आपको समूह की विशेषता के बारे में बताया। इसके बाद आगे की चीजें हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।